सोशल साइंस का परीक्षा जो एग्ज़ाम है टर्म 2 का 2022 का वो 14 मई को होने वाला है। तो लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा प्रश्न नहीं आएगा। तो लगभग कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि संभवतः या प्रोबेबिलिटी इट विल बी कम। जैसे कोई प्रश्न होते हैं जो कि आने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे 2022 का एग्ज़ाम है तो 2016, 2018 और 2020 तो जो जो टॉपिक उठा हुआ है, जो जो क्वेश्चंस आए हुए थे इस 3 साल में, उस टॉपिक की संभावना बढ़ जाती है कि परीक्षा आएगा। पहला चीज़, जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 14 मई को 2022 को, तो पहले तो इनको गुड लक मैं कहता हूँ सभी को। और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा अच्छा जाए और 40 में 40 नंबर आए। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आंसर्स क्या देना है। तो ये जो क्वेश्चंस है इस वीडियो में, इस आज से जितने 3 वीडियो आएंगे, ये पहला वीडियो है सीरीज का, सोशल साइंस के 3 वीडियो आएंगे, उसके बाद फिर मैथ्स का आएंगे, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर साइंस का अंतिम में आएगा। तो जैसे से एग्जाम चलते इसमें लोगों का होता है कि आंसर्स क्या लिखें, आंसर कहाँ से कितना लिखें, कौन सा क्वेश्चंस आएगा, क्या जो आंसर लिखेंगे उसमें फुल मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर जो इस वीडियो में ये जो क्वेश्चंस है जो पिछले 2016, 2018, 2020, तो ये जो पहला इस वीडियो में आज के वीडियो 2016 का जो क्वेश्चंस आए थे जो आपके सिलेबस में है, तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस निश्चित पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर आपका जो आंसर है जो मार्किंग स्कीम मिलता है कॉपी चेक करते समय, तो उसी को उठा के आपको इसमें दिया गया है कि आपको क्या क्या आंसर देना है। आंसर्स जो बुक लैंग्वेज में ही होगा और आपको करना कुछ नहीं है, एकदम याद कर लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन जो आया था 2016 में 3 नंबर में आया था कि ये तीनों सेट में क्वेश्चन था, सेट 1, सेट 2, सेट 3 में। तो वहाँ पर क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। कि बंगाल में ये जो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नेशनलिज्म इन इंडिया का अंतिम जो वहाँ पर है कि भारत में क्या हुआ था, अंतिम जो 5 है, तो वहाँ पर से लिया गया है स्वदेशी मूवमेंट। तो ये एक्चुअली जो बुक में कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग, तो जो आपको आंसर्स दे रहे हैं और उसको लिखना है। तो स्वदेशी मूवमेंट एक्चुअली 905 में हुआ था बंगाल, जब पार्टीशंस हुआ था वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। तो वहाँ पर जो पार्टीशंस हुआ था तो उसके लिए पहली बार भारत में मूवमेंट आंदोलन चलाया गया था। तो उसी में एक फ्लैग था। तो आपको देखना क्या है कि क्वेश्चंस क्या हो सकता है। अगर हो सकता है तो विच टाइप ऑफ फ्लैग वाज डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ये तो क्लियर क्वेश्चन एक होगा। और होगा या फिर क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। तो आपको 2 चीज़ याद रखना है कि विच टाइप ऑफ फ्लैग और व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग और स्वदेशी मूवमेंट, या फिर इसमें 905 जोड़ दिया जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है लिखा हो वो, या विशेषताएं हो, या फिर किस टाइप का दिखता था, विच टाइप ऑफ सीन्स। तो आंसर सब में एक ही लिखना है, सिर्फ आपको स्वदेशी मूवमेंट तक देखना है और फ्लैग देखना है, इंडियन फ्लैग। तो ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल द फ्लैग डिजाइन वाज ए, याद रखिएगा यहाँ वाज नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है। द फ्लैग डिजाइन वाज इसे लगाना है। और ट्राई कलर को जो आपको लिखना है कि ट्राई कलर फ्लैग, ये कैप्स में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, TRI ट्राई कलर फ्लैग। तो ये हो गया वाज ए ट्राई कलर। क्या क्या फीचर्स था, तो यहाँ पर जो फीचर्स था, 2 फीचर्स ऑफ द फ्लैग वर द कलर ऑफ द फ्लैग वाज रेड, ग्रीन एंड येलो। पहला पॉइंट आपको लिखना है कि वहाँ लाल, हरा और मतलब पीला थे। फिर इट हैड 8 लोटसेस, लोटसेस जो थे, लोटस थे वो मैंने हिंदूस के प्रतीक थे, रिप्रेजेंटिंग। लेकिन यहाँ 8 जो लोटस थे, 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग द 8 प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। 1905 में 8 प्रोविंसेस हो गए थे, 8 स्टेट हो गए थे। याद रखिएगा, आज भी भारत में हम लोग इंडियन को स्टेट कहते हैं, बहुत देशों में या इवन पाकिस्तान में भी उसको प्रोविंसेस कहा जाता है। और उसमें एक क्रिसेंट मून था, क्रिसेंट मून की माने कि जो मुस्लिम का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम दोनों का। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट में से 2 फीचर्स लिखना है और एक ये, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि तीनों पॉइंट जो है, क्योंकि आपको 3 नंबर का जो है वो 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 80 वर्ड से कम है। ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो लिखना है कि नॉट एक्सीड्स है, एक्सीड्स के ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम आप 50 शब्द में भी लिख सकते हैं, 50 वर्ड में भी लिख सकते हैं और 60 वर्ड में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या आए थे।
ये 2016 में ये सेट 1 का सेट 2 का ये क्वेश्चन था, सेट 3 में नहीं था। तो प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड नोशंस ऑफ स्वराज। स्वराज का जो था सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर है कि आसाम में जो माने कि टी गार्डन था, वहाँ पर प्लांटेशन जो वर्कर थे, प्लांटेशन वर्क माने टी गार्डन में, वहाँ पर महात्मा गांधी ने जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था, याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चंस, ये तो एक स्टेटमेंट है जो बुक का ले लिया, उठा लिया गया, क्वेश्चंस अगर घूमेगा भी तो ये दो बात आपको ध्यान रखना है जो आएगा। एक आएगा आपको ध्यान रखना आसाम, महात्मा गांधी और नोशन ऑफ स्वराज। अगर यहाँ पर जो आप देखेंगे कि आसाम टी गार्डन भी लिखा होगा, टी गार्डन या प्लांटेशन वर्क नहीं होगा, तब भी आंसर सब में एक ही आंसर होगा और ये निश्चित मानिए कि क्वेश्चंस आपको रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है कि जो अगर आपको क्वेश्चंस में अगर जस्टिफाई जो भी लाइन रहा उस लाइन को उतार देना है कि द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज, ये लिख दिया। उसका बाद आपको पॉइंट देना है कि फॉर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम, जो वहाँ पर प्लांटेशन वर्कर थे जो टी गार्डन थे आसाम के, उनके मन में ये बात था कि स्वतंत्रता का मतलब कि राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा इन एंड आउट, कि जो आसाम का जो टी गार्डन था तो बाहर में बाउंड्री होते थे, उसी गार्डन के अंदर ही आपको रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। जैसे अभी भी आप किसी हॉस्टल में रहते हैं तो आपको निश्चित रहता है, बाइंड रहता है कि आप वहाँ से बाहर नहीं जाएं, ठीक उसी तरह से जो वो उनको बाहर जाने के अलावा नहीं था, लेकिन उनको मतलब था कि गांधी जी स्वराज है, उसका मतलब कि वो बाहर अंदर बाहर जा सकते हैं। तो द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे आर इनक्लोज, जहाँ बंद जा सकते हैं। दूसरा उनका कहना था, उन्होंने माना कि स्वराज मीन्ट, स्वराज माने कि अपना शासन, तो रिटेनिंग अ लिंक द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम, कि गांव में उनके पास जमीन होगा, गांव उनका जो उनका संपर्क होगा। और यहाँ पर क्या था कि एक इमिग्रेशन एक्ट होता था, जैसे आप कहीं भी नौकरी करते थे, सरकार आज भी नौकरी करते तो आपको लिख के देना होता है कि आप 3 साल नहीं छोड़ेंगे, तो सरकारी नौकरी में भी आपको बाइंडिंग होता है, पहले एग्रीमेंट होता है। तो उसी तरह से उसमें भी एग्रीमेंट होता था कि इंडियन इनलैंड अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में कि प्लांटेशन वर्कर वेयर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन, कि उनको परमिशन नहीं था कि विदाउट परमिशन, कि बिना परमिशन के, बिना अनुमति के आप टी गार्डन को नहीं छोड़ सकते। और ऐसा जरूरी भी था उसमें, लेकिन उसमें हम लोग नए थे तो नहीं जानते थे, तो उसमें कानून था कि कोई भी अगर टी गार्डन में काम कर रहा तो घर से वहाँ से बाहर नहीं जा सकता, गाँव नहीं जा सकता बिना परमिशन का। When they heard of the non cooperation movement, जैसे ही टी गार्डन के वर्कर्स ने उनको सुना कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलना है, तो थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड द अथॉरिटी, डिफाइड माने कि हंगामा कर दिया सत्ता के खिलाफ, एंड लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, वहाँ पर जो टी गार्डन था वहाँ से निकल गए अपने घर की ओर। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। उनको विश्वास था कि गांधी राज आ रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ रहा है, गांधी को भगवान की तरह देख रहे थे और वो आएंगे, सबको जमीन देंगे गांव में, लेकिन वो गांव पहुंच गए थे। इस 5 पॉइंट में से, इस कोई भी 5 आर्ग्यूमेंट में से आपको 3 आर्ग्यूमेंट लिखना है। उसके बाद आप क्वेश्चन वहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये तीनों सेट में था कि क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल के बेस पर आपको, या आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री रहे क्वेश्चंस है, और हाउ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो आपको ये आंसर लिखना ही है। ये तीनों सेट में क्वेश्चन था 2016 में, और ये भी वल्नरेबल है कि आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, कि अगर हम इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल में बांटे तो 2 बांट सकते हैं, एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसको आंसर एकदम क्लियर आपको इसी तरह से लिखना है जैसे दिया हुआ है। ये मार्किंग स्कीम जो टीचर्स को मिलता है कॉपी चेक करने, वहाँ पर है। तो दीज इंडस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन फ्लोइंग बेसिस, तो कैसे हम इसको अलग कर सकते हैं। अगर एग्रो बेस्ड को देखेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को, तो जैसे शुगर इंडस्ट्री देख लीजिए, तो ड्रॉ देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि ड्रॉ मैंने उसको जो रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है, शुगर केन को शुगर, कॉटन इंडस्ट्री को कॉटन, जूट इंडस्ट्री को जूट, सिल्क को सिल्क, तो फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। फिर सेकेंड पॉइंट में आपको एग्जाम्पल देना है, टेक्सटाइल के लिए कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वुलन हो गया,
फिर अलग से रबर, शुगर, कॉफ़ी, टी एंड एडिबल ऑयल। तो कोई भी पॉइंट इससे मिलता है तो आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो उसको रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है, जैसे आयरन स्टील को आयरन और सीमेंट को जिप्सम्स। तो इस तरह को यहाँ पर हम लोग इसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन, ये तीनों शॉर्ट में क्वेश्चन था कि व्हाट इज मीन्ड बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। अभी आप देखेंगे इस बार फिर रीजनल, अभी जो 5 स्टेट में इलेक्शंस हुआ था इसमें 4 में से तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जीत गया, लेकिन एक जो था जहां पर पंजाब, वहां पर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जीता, आम आदमी पार्टी, और उसके जो मुख्यमंत्री हैं भगवत सिंह मान, उसके जो कैंडिडेट वो मुख्यमंत्री बने। तो स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो आपको क्वेश्चन पेपर में ये देखना है कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आए तो आपको आंसर यही लिखना है, और डैम श्योर ये क्वेश्चंस रहेगा इस बार। और एक पूछ सकता है, इससे टैग कर सकता है कि कौन सा रीजनल पार्टी जो है पंजाब में चुनाव जीता, तो याद रखिएगा आम आदमी पार्टी, और उसके मुख्यमंत्री कौन, अगर इसमें टैग किया तो भगवत सिंह मान। A regional party is a party that is present in only some state। कि रीजनल पार्टी वो कहलाता है जिनकी सरकार कुछ स्टेटों में रहता है, कुछ राज्यों में रहता है। जैसे आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली और पंजाब में हो गया तो रीजनल पार्टी है। तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ए पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आर, कि क्या क्या शर्त रखता है रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का। तो पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन, कि जो चुनाव हुआ है लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे पंजाब में हुआ है या अभी हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, या फिर मणिपुर, असम या मणिपुर में हुआ, और गोवा में हुआ, असम बोला क्या, गोवा में हुआ, तो वहाँ पर जितना वोट पड़ा है एक स्टेट में, अगर उत्तर प्रदेश करें तो उत्तर प्रदेश में, तो उसको उस पार्टी को 6% वोट मिला है। और ये पहला पॉइंट आपको ध्यान लिखना है, ये लिखना है। फिर दूसरा है कि विंस एटलीस्ट 2 सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वो कम से कम 2 सीट जीता हो लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो डिफिनेशन +2 कंडीशंस लिखना है आपको यहाँ पर, यानी 2 ही पॉइंट लिखना है। फिर which 3 challenges do you feel are being faced by political party in India? Give your opinion। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3, अगर ये आपको सिर्फ देखना है कि क्या देखना है, चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये अगर क्वेश्चंस में दिखा और दिखेगा ही तो आपको वही लिखना है, चैलेंजेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इस तरीके से आंसर लिखना है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि उसमें अंदर में डेमोक्रेसी नहीं होता है, वो लोग अपने चुनाव नहीं कराते हैं, जो अगर पार्टी का मेंबर का है तो उसको चुनाव नहीं कराते हैं, कौन अध्यक्ष होगा। फिर चैलेंजेज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, कि वो लोग डायनेस्टिक सक्सेशन है कि वो जो फिर अगर अभी जो है तो उसी का लड़का कोई राजा फिर माने कि ये बन जाएगा, उसका अध्यक्ष बन जाएगा, या उसके कोई परिवार ही अध्यक्ष बन जाएगा, तो इस तरह से इसको डायनेस्टिक सक्सेशन है। फिर ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, कि पैसा और मसल्स पावर कब बढ़ जाता है, ताकत। फिर ऑफन पार्टी डू नॉट सीम्स टू ऑफर ए मीनिंगफुल चॉइस ऑफ द वोटर, और अक्सर पार्टी जो है माने कि जो वोट कैंडिडेट खड़ा करता है तो कहीं ना कहीं किसी तरह से पब्लिक को जो वोटर्स है वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये 4 पॉइंट से कोई भी 3 चैलेंजेस आपको लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिपॉजिट विद द बैंक्स आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर एज वेल एज द नेशंस, कि अगर बैंक के साथ देखा जाए तो अगर डिपॉजिट होता है बैंक में तो ये सिर्फ याद रखना है कि डिपॉजिट विद द बैंक्स, अगर इस तरह से आता है तो ये अगर बैंक में जमा होता है तो ये जो जमा करने वाले के साथ साथ देश को भी फायदा होता है। इसको स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है या एग्जामिन करना है। तो आपको आंसर्स लिखना है इसमें। ये तीनों सेट में क्वेश्चन से फिर हम बता रहे हैं कि ये जो 14 मई को 2022 को एग्जाम होने वाला है तो ये प्रोन टू बी ए क्वेश्चंस आ सकते हैं। डिपॉजिट विद द बैंक्स आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स एज वेल एज द नेशंस, बेनिफिट टू द डिपॉजिटर। तो डिपॉजिटर क्या क्या फायदा है, तो बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट, बैंक जो है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, पे इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट, कि हम जो बैंक में जमा करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में हमको इंटरेस्ट देता है। अगर हम 100 रुपया जमा किए तो हमको अगर इंटरेस्ट 5% है तो 100 रुपया का 5 रुपया होगा तो 105 रुपये हमको रिटर्न करेगा 1 साल में। तो पीपुल्स मनी इज सेफ, और हमारा पैसा भी सुरक्षित रहता है बैंक के साथ में। और पीपुल कैन विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, कि जब हमको पैसे की ज़रूरत हो तब हम पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बेनिफिट है, तो इसको याद रखिएगा। आंसर इसी तरीके से लिखना है। फिर बेनिफिट ऑफ नेशंस को बोल्ड अक्षर में लिखना है कि नेशंस के लिए क्या लाभ होता है।
तो बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। अगर हम 100 रुपये जमा किए तो उसमें से अभी जिसको CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो, तो वो 8.3% है, यानी 100 रुपये में 8 रुपये 33 पैसा रख कर बैंक बाकी को लोन दे देता है। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स, लोन्स का भी बहुत डिमांड है। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर हम कोई आज बिजनेस खोलना चाहते हैं तो हमको पैसा चाहिए तो हम बैंक से संपर्क कर सकते हैं कि हमको पैसा दे दीजिए। वो कुछ डिमांड करेगा, कोलेट्रल मांगेगा, तो उसको आपको कोलेट्रल को दे देना है। जो कोलेट्रल मांगेगा उसको दे देना है, माने कुछ जो कागज पत्र अगर जो भी मांगे तो उसको कोलेट्रल्स कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, तो वो दे देगा, दे देने से हमको दे देगा। तो ये चीज़ हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी का। फिर बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, और बैंक जो है एक जिसके पास, मेरे पास अगर सरप्लस फंड है और जिसको पैसे की ज़रूरत है, वो दोनों को हेल्प करता है। तो यहाँ पर डिफिनेशन भी हो सकता है कि बैंक कैसे प्रॉफिट कमा सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस, कि उसमें बिचौलिया का काम करता है बैंक, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है, और दोज आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, और जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको बीच में वो पैसा देता है। तो इसमें से कोई भी 3 पॉइंट आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि आया हुआ 2016 में, कि वाई हैड इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों जो भारत सरकार से फॉरेन ट्रेड में, जो विदेशी व्यापार या विदेशी इन्वेस्टमेंट में इंडिपेंडेंस के बाद बैंड लगा दिया था, जो कि 1991 में इसको फिर से खोल दिया, ग्लोबलाइजेशन लेके, लिबरलाइजेशन लेके आ गया। तो उस समय क्यों बैंड लगाया, क्या कारण था कि 1947 के बाद या 1950 से जब हमारी सरकार माने कि बने, कॉन्स्टिट्यूशंस लागू हुआ, तो उस समय हम लोग फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन विदेश से कोई हमारे देश में बिजनेस नहीं कर सकता है। तो इसको हेडिंग ये लिखना है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज, क्यों क्या, तो इट वांटेड टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स, कि वो प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे विद इन द कंट्री, देश के अंदर, फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, विदेश से। फिर एज द इंडस्ट्री वे जस्ट कमिंग अप इन 1950s टू 1960s, क्योंकि उसमें 1950 से 60 के बीच में जो भी इंडस्ट्री आए थे तो वो कंपटीशन नहीं कर सकते थे, उनके पास अभी शुरुआत था। तो इंडियन अलाउड इम्पोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम, वही चीज़ को इम्पोर्ट करते थे, सच एज मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। तो इस वीडियो में यहीं पर मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 से वीडियो नंबर 2 में करूँगा। ये पार्ट 1 है 2016 का, और उसके बाद जाके 2016 का पार्ट 2 भी मैं कल डालूंगा, वीडियो अपलोड करूँगा उसको, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लेंथी होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। सो गुड ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक और गुड लक। आप यहाँ पर इस जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं इसको आज ही लर्न कर लीजिए, और इसका PDF जो है कल का जो सेकेंड पार्ट के वीडियो जब अपलोड होगा तो उसके जो डिस्क्रिप्शंस में डाल दिया जाएगा।